खोजियारों के मुंह से फूटती भाप चांदनी रात में साफ नजर आ रही थी। वे अभी चढ़ाई नाप रहे थे और फूलती सांसों पर किसी तरह नियंत्रण करते हुए जोर जोर से आपस में बतिया रहे थे। उनकी बातचीत का एक विषय जब समाप्त हो जाता तो वे दूसरा मसला पकड़ लेते थे, चाहे घटनाक्रम से उसका कोई वास्ता हो या नहीं। यह ज़रूरी था ताकि वन में आवाज़ें गूंजती रहें और आसपास अगर कोई हो तो जंगल के उस बियाबान में आदमी की मौजूदगी का एहसास कर कोई प्रतिक्रिया करे। गांव अब बहुत पीछे छूट गया था। लगातार बरसते पाले ने ठंडक बढ़ा दी थी, बावजूद इसके पगडंडी नापने वालों के बदन पसीने से भीगे जा रहे थे। देवी थान में आकर चढ़ाई समाप्त हो जाती है और यहाँ से पहाड़ के दूसरी तरफ उतराई शुरू होती है। युगों से यहाँ जमे बूढ़े पीपल के नीचे पत्थरों से इस जगह एक छोटा सा बेडौल मंदिर बनाया गया था, जहाँ पर पानी का एक प्राकृतिक स्रोत मौजूद था। ढाल से उतरती पानी की बारीक उस जलधारा को पत्थरों की बाढ़ के सहारे रोककर एक कुंड बनाया गया था, ताकि आते जाते पथिक अंजुली भरकर अपने हलक तर कर सकें। सुनक गांव से चले खोजियारों ने अपनी प्यास बुझाई। पहाड़ के उस तरफ मील भर की उतराई के बाद गणक गांव आता था। यहाँ से ऊंचे स्वर में आवाज़ दो तो गूंज दोनों तरफ उतरती हुई सुनक और गणक दोनों गांवों तक पहुँचती थी। देवी थान से भोला ने भरसक सामर्थ्य से धाद लगाई। हे गणक वालों, तुम्हारे यहाँ कोई औरत आई है क्या? आई हो तो उसको वास दे देना हो। जाड़ों में पहाड़ अंधेरा गहराते ही शांत हो जाते हैं। भोला सहित किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रात्रि के उस दूसरे पहर में गणक में कोई जाग रहा होगा। फिर भी उन्होंने प्रत्युत्तर की आशा में प्रतीक्षा की। आश्चर्यजनक रूप से थोड़ी देर बाद घाटी से स्वर गूंजा, न हो ना, हमारे यहाँ कोई औरत नहीं आई। एक बूढ़ा बैल आया है, तुम्हारा हो तो ले जाना हो। सुनक गांव के खोजियारों ने इलाके में जागर लगाने वाले गणक के कुंदन सिंह की आवाज़ पहचान ली। उसका जवाब सुनकर भोला रुआंसा हो गया। झाली उसकी छोटी बहन थी। उसके बाद पैदा हुए दो भाई और दो बहनें बचपन में ही बीमारियों के चलते मर गए थे, पर झाली ने मरना मंजूर नहीं किया। खसरा उसको भी हुआ था। बुखार से वह भी कई बार तपी। एक बार तो उसने बिच्छू का डंक भी सहा, पर अंततः जिंदा बची रही। भोला से वह 8 साल छोटी थी। चलो वापस, सवेरे ढूंढ खोज करेंगे, तुलसी ने भोला का हाथ खींचते हुए कहा। बूढ़ा बैल जिसका जोड़ीदार मर चुका था, तुलसी ने ही देवी थान से बलपूर्वक गणक की सीमा में दाखिल करवाया था और उसको यकीन था कि यह बात उसके और बैल के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता। शरारती धर्मा ने पूछा, तुम्हारा वह दूसरा बैल कहाँ गया बहजी? अरे बाघ ने खा दिया होगा। जोड़ीदार के बिना अकेला बैल जीकर करता भी क्या? बंसी ने धर्मा को कोहनी मारते हुए कहा। बैल की छोड़ो यार, यहाँ औरत खो गई और तुमको मजाक सूझ रही है, गुस्साए फरसू ने कहा। और खोजियारे खाली हाथ वापस लौटने लगे। रंग रूप के हिसाब से झाली सुंदर थी, लेकिन बचपन से ही जरा भोली सी थी। बात को कम समझती थी और कई बातें तो समझती ही नहीं थी। बोलती भी उतना ही थी जितने से काम चल जाए। हर समय उसके चेहरे पर ऐसी गहरी मुस्कुराहट रहती थी कि लगता था जैसे सबकी असलियत जानती हो। भोला को उम्मीद थी कि ब्याह के बाद वह चीज़ों को समझने लगेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। साल भर बाद उसको मायके छोड़ा गया और फिर उसको वापस लिवाने कभी कोई नहीं आया। माँ बाप के बिना कैसा मायका? भोला का अपना परिवार था। बावजूद इसके झाली का वह पूरा ध्यान रखता था, लेकिन पत्नी के व्यवहार को बदलना उसके लिए भी संभव नहीं था। वह झाली के साथ दासी की तरह व्यवहार करती और झाली तब भी मुस्कुराती रहती। कोई कभी नहीं जान पाया कि वह बातों को समझती ही नहीं थी या समझकर नासमझ बनी रहती थी। बहरहाल उस सुबह रात की बची बासी रोटी गुड़ की डली के साथ ठूंकते हुए चाय के साथ निकलकर वह रोज की तरह घास लेने जंगल गई और वापस नहीं लौटी।
जब अंधेरा गहराने लगा तो भोला के साथ मर्दों की टोली तलाश में निकल पड़ी। घसेरियों के घर न लौटने की कुछ वजहें होती हैं। वे बाघ, भालू जैसे जंगली जानवरों के शिकार बन सकती हैं, चट्टानों से गिर सकती हैं या बियाबान में किसी शाख पर झूलकर फांस खा सकती हैं। अगली दोपहर तक झाली का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन पता चला कि गणक पहुंचाए गए अकेले बैल की लहूलुहान देह देवीधार के तप्पड़ में अधखाई पाई गई। बाघ कई दिन से इलाके की टोह ले रहा था। इस बीच कई कुत्ते गायब हुए और जंगल चरने गए कुछ पशु नुकीले घावों के साथ बदहवास बाड़ों में लौटे। झाली के गायब होने के एक दिन बाद घसेरियाँ लौटती हुई लौटी। झाली की चप्पलें और दरांती देवी थान की ढलान पर घनी झाड़ियों में मिली। अगले दिन देर शाम रुकम बहादुर की झोपड़ी से लौटे लोगों ने बताया कि रुकम भी गायब है। उसकी झोपड़ी का द्वार खुला है, चूल्हे में पकी सब्जी और पास ही गूंथा हुआ आटा पड़ा है। झोपड़ी के द्वार पर उसकी चप्पल सुरक्षित हैं, लेकिन वह स्वयं गायब है। किशोर रुकम को 10 साल पहले चीड़ के पेड़ों से लीसा निकालने वाला ठेकेदार नेपाल से लेकर आया था। रुकम ने 3-4 साल तक तो लीसा निकाला, लेकिन फिर उसने आछरी धार में भट्टी लगाकर कच्ची बनाना शुरू कर दी। कुछ ही दिन में गांव के लोगों की भीड़ वहां जमने लगी। रुकम बहादुर इलाके का ज़रूरी आदमी बन गया था। उस शाम लोग पिए बिना लौटे थे। अगली सुबह गांव इकट्ठा हो गया। जुलूस की शक्ल में भीड़ वन चौकी की तरफ बढ़ी। वन दरोगा जान बचाकर भागा। गुस्सैल भीड़ ने चौकी फूंक डाली। हो हल्ला मचा तो नेता से लेकर अफसर तक सक्रिय हो गए। बताया गया कि बाघ आदमखोर हो गया है। शिकारी बुलाया गया और 3 दिन बाद एक गर्भवती बाघिन का शव लोगों के सामने था। बाघिन पर शिकारी ने 3 गोलियां दागी थी। ये सारी बातें 30 साल पुरानी हैं। सुनक गांव का नक्शा अब बदल चुका है। यहाँ सड़क पहुँच गई है और पक्के मकान बने हैं। सड़क किनारे कुछ दुकानें भी खुल गई हैं। स्वाभाविक रूप से आप पूछेंगे कि फिर यह पुरानी कहानी आज क्यों सुनाई जा रही है, इसमें सुनाने लायक क्या है? लेकिन इसमें सुनाने लायक यह है कि कल से सुनक गांव सकते में है। बताया जाता है कि सुबह जब सुनक की पीठ पर धूप चढ़ रही थी, तभी एक कार सड़क किनारे पार्क हुई। उस कार से एक संभ्रांत औरत और एक सुदर्शन युवक उतरे। उस औरत ने सुनक गांव का पूरा चक्कर लगाया, नागराजा मंदिर में मत्था टेका और फिर भोला के चौक में आधम की। गांव वाले उन दोनों को देखते रह गए। उस औरत की चाल ढाल बता रही थी कि गांव के भूगोल से वह अनजान नहीं है। 80 पार पहुँचे भोला ने न उस औरत को पहचाना, न ही उसके साथ आए युवक को। जब उस औरत ने अपना परिचय दिया तो भोला का पोपला मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा कि साथ आया युवक उसका बेटा है और रुकम बहादुर अब नहीं रहा। वह नेपाल में आबाद है और केवल इतना बताने आई है कि वह अभी भी जिंदा है। बताते हैं कि जर्जर भोला ने दोनों हथेलियों से अपना मुंह ढका और जार जार रोने लगा। झाली ने उसका कांधा थपथपाया और गहरी सांस लेकर कहा, मैंने सबको माफ़ कर दिया। किसी के मन में कोई बोझ हो तो उतार देना। अब मैं दोबारा यहाँ कभी नज़र नहीं आऊँगी। इतना कहकर वह सड़क की तरफ आने वाली पगडंडी पर उतरने लगी। पीछे पीछे उसका बेटा भी आता रहा। जब वह सड़क पर पहुंच गई तो भोला ने उठकर रुआंसी धात दी, झाली, पर उसके स्वर अब बूढ़ा चुके थे। उसके गले में इतनी सामर्थ्य नहीं बची थी कि पहले की तरह देवी थान के शिखर से फूटे उसके स्वर ढाल पर फिसलते हुए सुनक गांव तक पहुंच जाएं। जाहिर है झाली ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। उसने एक नज़र गांव को देखा और कार में बैठकर अनजान मुल्क को चली गई। यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती अगर देर शाम भोला अचानक गायब न हुआ होता। उसकी तलाश में गए खोजियारे देवीधार से देर रात लौट आए। उसकी गुमशुदगी की सूचना व्हाट्सएप सहित तमाम संचार माध्यमों से प्रसारित की जा चुकी है, लेकिन 3 दिन बाद भी उसकी कोई खबर नहीं है।
80 साल का बूढ़ा अगर मर खप गया होगा तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए कि यह कहानी अभी और आगे बढ़ेगी।